चलिए इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। तो इसमें भी हमें इसके सभी खंड हल करने होंगे, तो पांचवे के भी 5 पार्ट होंगे और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो चलिए इसमें देखिए हमें इसमें इसके सभी खंडों को हल करना। जो प्रत्येक खंड है वो कितने अंक का है, 5 अंक का है। ठीक है, जो इसका कै पार्ट है वो तो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इसलिए उसको तो मैं नहीं कराऊंगा। चलिए इसका मैं कौन सा पार्ट कराऊंगा, ख पार्ट कराऊंगा। ख पार्ट में क्या दे रखा है, यदि एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1/x तो सिद्ध कीजिए एफ एक्स का होल क्यूब बराबर एफ एक्स क्यूब प्लस 3 f1/x के बराबर सिद्ध करना। तो चलिए इसके ख पार्ट को करते हैं। तो इसके कितने पार्ट आएंगे, आपके 5 पार्ट आएंगे और एक पार्ट जो होगा कितने अंक का होगा, 5 अंक का होगा। ठीक है, तो चलिए 5 का कौन सा पार्ट कर रहे हैं, अब हम ये ख पार्ट कर रहे हैं, 5 का ख पार्ट। तो ये बताइए एफ एक्स बराबर किसके दिया, एफ एक्स की वैल्यू देखिए किसके बराबर दिए, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1/x दिया और ये हमें सिद्ध करना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये वैल्यू निकाल लीजिए, एफ एक्स का होल क्यूब निकाल लीजिए। एफ एक्स का होल क्यूब करिए, इसका होल क्यूब करेंगे तो इधर भी क्या कर लेंगे, x प्लस 1/x का होल क्यूब लिख सकते हैं। दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर का घन करने पर, ठीक है, दोनों ओर का क्यूब कर दिया हमने। तो ये बताइए क्या आ जाएगा, इसका होल क्यूब खोलेंगे तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x इंटू 1/x विथ 3ab होता ना, 3x इंटू 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x, a प्लस बी के होल क्यूब से a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो x x कट जाएगा तो ये बचेगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू x प्लस 1/x। ठीक है, तो ये किसका मान निकाला हमने, एफ एक्स के होल क्यूब का मान निकाला। तो समीकरण क्या मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए। ठीक है, समीकरण 1 इसको मानना, इसको समीकरण मानना सेकंड। एफ एक्स क्यूब का मान निकालिए, एफ एक्स क्यूब का मान इससे निकलेगा। ठीक है, समीकरण 1 में x के स्थान पर x क्यूब रखने पर, समीकरण 1 में x के स्थान पर x क्यूब रखने पर, जहाँ भी x है वहाँ क्या रख दीजिए, x क्यूब रख दीजिए। चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस 1/x क्यूब हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 3rd मान लेंगे। ठीक है, तो और अब क्या रख दीजिए, x के स्थान पे 1/x, तो इसका मान भी आ जाएगा। दोबारा से लिखिए कि समीकरण 1 में x के स्थान पर, x के स्थान पर 1/x रखने पर, चलिए अब के 1/x रख दीजिए तो f 1/x हो जाएगा, f 1/x, यहाँ हो जाएगा 1/x प्लस 1/1/x, x ऊपर चला जाएगा तो ये 1/x प्लस कितना हो जाएगा, x किसका मान है, ये f 1/x का मान है। ठीक है, किसका मान है, f 1/x का मान। तो ये समीकरण क्या मान लीजिए, f 1/x, f 1/x बराबर x प्लस 1/x भी कह सकते हैं इसको, समीकरण नंबर 4। ठीक है, तो ये जो समीकरण 3rd से इसका और इसका मान यहाँ रख दीजिए। समीकरण 3rd से, समीकरण किससे, 3rd से x क्यूब प्लस 1/x क्यूब व समीकरण 4 से x प्लस 1/x के मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो इस मान समीकरण 2 में रख दीजिए। तो इधर देखो कितना है,
एफ एक्स का सारे का होल क्यूब, ठीक है, बराबर इसका मान रखेंगे तो एफ एक्स क्यूब, एफ एक्स क्यूब प्लस 3 है एक्स, और ये इसका मान एफ वन अपॉन एक्स, एफ वन अपॉन एक्स, तो यही सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, कर लीजिए। ये 6 पार्ट है 5वीं का। अब इसके बाद इसका ग पार्ट देखिए। चलिए इसका ग पार्ट देखिए। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। इसके सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना। देखिए जैसे कि आपको मालूम ही होगा, वही तुमसे कोई कह रहा है वाई का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक, अवकल गुणांक कह दीजिए, अवकलन कह दीजिए, वो क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स के बराबर होता है। y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए हमें इसका निकालना, इसके सापेक्ष निकालना। 5 का कौन सा पार्ट है ये, ग पार्ट है, ठीक है। इसे तुम मान लीजिए y1, पहले वाले को मान लीजिए y1, कितना ये tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तथा दूसरे को मान लीजिए y2 किसके बराबर है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस इसके बराबर है ये। तो इसके सापेक्ष निकालना, तो इसको हमने y1 मान रखा, इसको y2, तो इसका मतलब ये हुआ भैया हमें y1 का y2 के सापेक्ष क्या निकालना, अवकल गुणांक निकालना, अवकल गुणांक ज्ञात करना। तो किसके बराबर आएगा डी वाई वन बटे डी वाई टू के बराबर आएगा। भाई y की जगह कौन आ गया y1 और x की जगह y2, y की जगह y1, यानी कि इसमें किसका मान निकालना हमें डी वाई वन बटे डी वाई टू का मान निकालना। तो चलिए पहले समीकरण इसको 1 मान लो और इसको समीकरण क्या मान लीजिए सेकंड मान लीजिए, ठीक है। इसका अवकलन करेंगे पहले। इसका अवकलन करने के लिए इसमें x बराबर tan थीटा रख दीजिए। समीकरण 1 में x बराबर, ठीक है, 1 में भी रखना पड़ेगा और ये सेकंड में रखना पड़ेगा। x बराबर tan थीटा रखने पर जब tan थीटा रखेंगे तो y1 बराबर tan इनवर्स 2 tan थीटा आएगा और बटे में कितना 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला होता है tan 2 थीटा का। तो y1 बराबर आ जाएगा ये tan इनवर्स किसका बन गया ये, मतलब tan 2 थीटा हो जाएगा, और y1 बराबर कितना आ जाएगा 2 थीटा आ जाएगा। थीटा का मान रखेंगे tan इनवर्स x हो जाएगा। तो y1 बराबर 2 tan इनवर्स x के बराबर आ जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये डी वाई वन बटे डी एक्स आ जाएगा। 2 tan इनवर्स x का कितना होता है, tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको समीकरण मान लीजिए। चलिए थर्ड मान लीजिए। अभी मैंने डी वाई वन बटे डी एक्स निकाला, इससे डी वाई टू बटे डी एक्स निकालूंगा, वो समीकरण 4 आ जाएगी, ठीक है। तो मैं देखिए ये निकालना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा डी वाई वन बटे डी एक्स और बटे करना पड़ेगा डी वाई टू बटे डी एक्स। दोनों समीकरणों को भाग करेंगे तो डी वाई वन बटे डी वाई टू का मान मिलेगा, ठीक है। चलिए इतना नोट कर लीजिए। इसको साइड का भी नोट कर लेना उसको भी, क्योंकि इसको मैं आगे मिटाऊंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो वो भी याद रखना कि कैसे किसके सापेक्ष कर रहे तो क्या निकालना हमें। चलिए समीकरण सेकंड में भी रख दीजिए x बराबर tan थीटा। समीकरण सेकंड में x बराबर tan थीटा रखने पर, तो ये tan थीटा ही क्यों रख रहे, क्योंकि ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा और बाहर cos इनवर्स है, ठीक है भाई। cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा
बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये बताइए y2 का जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा, कोस इनवर्स, ये कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, कोस 2 थीटा, यहाँ से थीटा आ जाएगा तो y2 बराबर वो 2 थीटा आ जाएगा, और थीटा का मान यहाँ से निकाल लेंगे, tan इनवर्स x हो जाएगा, तो y2 बराबर कितना आ जाएगा 2 tan इनवर्स x, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x, डी वाई टू बटे कितना dx, 2 tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 4 आ जाएगी। हमें तो dy1 बटे dy2 निकालना, तो इनको भाग कर दीजिए। ठीक है, थर्ड अपॉन फोर्थ कर दीजिए, तो ये dy1 बटे dx बटे dy2 बटे dx बराबर dy1 बटे dx का मान कितना आई 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे, यहाँ से भी रख दीजिए 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से तो ये कट के मतलब dy1 बटे dx बचेगा, dy1 बटे dy2 बचेगा, और ये भी पूरा कट जाएगा, तो ये इसके सापेक्ष जो अवकलन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, कर लीजिए। ठीक है, 5 का घ और डे तो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये समतल का समीकरण का दे रखा, क्योंकि समतल वाले अब जो वेक्टर में थे वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, और ये इसमें अभिलंब का समीकरण निकालना ये भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो आपके 5वां पार्ट आता है, ठीक है, टोटल कितने का आएगा, जो 5वें क्वेश्चन आते हैं वही 5 क्वेश्चन सभी करने होते हैं, तो ये 25 नंबर का होता है। ठीक है, चलिए अब कौन सा पार्ट देखिए इसका, 6 क्वेश्चन देखिए, 6 के पार्ट देखिए। और चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के भी आपके 5 पार्ट होंगे। ठीक है, और इसमें भी सारे क्वेश्चंस आपको करने होंगे, 5 के 5 ही करने होंगे, तो 25 नंबर का ये होगा। ठीक है, फिर 5वां भी 25 नंबर का क्वेश्चन है, और छठे के भी टोटल जो पार्ट है 5 है, वो भी 25 और 25 25 50, तो 50% के तो ये 2 क्वेश्चन ही बैठ जाते हैं। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन हो जाते हैं तो आसानी से 50 नंबर तो आधे तो आ ही जाएंगे दोनों में। ठीक है, तो चलिए देखिए भैया, यदि 2 पासे एक साथ प्रायिकता का क्वेश्चन दे रखा है, 6 का क्या पार्ट है, 5 पार्ट है इसके भी, और इसका भी जो पार्ट है वो भी कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का। तो क्या दे रखा है इन्होंने, यदि 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो कम से कम 6 अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पासे को फेंकने पर हमें देखना पड़ेगा टोटल कुल कितनी स्थितियां बन सकती हैं, या प्रतिदर्श समष्टि निकाल सकते हैं, कितने पासे फेंकने, हमें 2 पासे फेंकने। जैसे पासा तो आप जानते ही हो, जैसे आप लूडो में खेलते हो, लूडो का जो दाना होता है उसको पासा बोलते हैं। ठीक है, 1 से लेकर कितने अंक होते हैं उसमें, 6 तक अंक होते हैं। ठीक है, तो देखिए किस प्रतिदर्श समष्टि निकाल लीजिए, 6 का कौन सा पार्ट है ये, कै पार्ट। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि, या कुल स्थितियां कह सकते हैं, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर प्रतिदर्श, ठीक है, प्रतिदर्श समष्टि किससे डिनोट करते हैं, इसको एस से डिनोट करते हैं। तो देखिए क्या क्या स्थितियां आ सकती हैं, हो सकता है पहले पासे पे 1 आ जाए और दूसरे पे भी 1 आ जाए। ठीक है, 1 1 1 2, वैसे तो 36 आती हैं टोटल स्थितियां, मैं बता देता हूँ। ठीक है, मतलब 36 की 36 क्या क्या आ सकती हैं, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर कितना 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकते हैं, पहले पासे पे भी 2 आ जाए, दूसरे पे भी 2 आ जाए, 2 3 आ सकते हैं, 2 4 आ सकता है, और 2 5 आ सकता है, और 2 6 आ सकता है, इसी तरीके से। ठीक है,
इसी तरीके से देखिए क्या क्या आ सकता है, 3 1 आ सकता है, ठीक है, कितना आ सकता है, 3 1 आ सकता है, 3 2 आ सकते हैं, ठीक है। या थोड़ा सा मैं इसको ज़रा ऐसे ही करके बता देता हूँ भाई, 1 से लेकर 6 तक तो यहाँ तक हो जाएंगे। फिर इसी तरीके से देखिए क्या क्या आ सकते हैं, वैसे यहाँ पे लिख सकते हैं, चलो 2 1 2 2 ऐसी तरीके से, मतलब कहाँ तक, 2 6 तक। फिर ऐसी 3 1 डॉट डॉट कहाँ तक, 3 6 तक। फिर ऐसी 4 1 4 6 तक, ठीक है। 5 1 5 1 कहाँ तक, 5 6 तक, 6 1 से लेके कहाँ तक, 6 6 तक। टोटल जो स्थितियाँ होती हैं वो कितनी होती हैं, 36 स्थितियाँ होती हैं। 36 स्थितियाँ क्यों हैं, क्योंकि 6 तो ये होगी, 6 6 दूनी 12 6 3 18, ठीक है, 6 चौक 24 6 पंजे 30 6 छंग 36। जरूरी नहीं तुम्हें ये सारा लिख के दिखाना, बस या ये भी लिख सकते हैं सीधे सीधे ये लिख सकते हैं, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर कुल स्थितियाँ, ठीक है। 2 पासे को, तो ये तो भाई मालूम ही होगा 36 कैसे आएंगी, तो सीधा सीधा वैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सीधा सीधा इतना सारा बड़ा ना करके, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर कुल स्थितियाँ या कुल संभव स्थितियाँ, कुल संभव स्थितियाँ, भाई एक पासे पे कितने अंक होते हैं, 6, दूसरे पे भी 6, तो ये कितनी स्थितियाँ आएंगी, 36, ठीक है। तो ये घटना घटने की कुल संभव स्थिति हो गई, ठीक है। अब घटना घटने की अनुकूल स्थिति यदि निकाल लेंगे, तो अनुकूल का मतलब जिसकी प्रायिकता पूछना चाह रहा, मतलब जो पूछना चाह रहा जो अनुकूल हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो, अनुकूल हो, तो देखना क्या कहना चाह रहा, कम से कम एक 6 अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए कम से कम एक 6 अंक निम्न प्रकार आ सकता है, 2 पासों को फेंकने पर, 2 पासों को फेंकने पर कम से कम एक 6 अंक निम्न प्रकार आ सकता है, निम्न प्रकार आ सकते हैं। कम से कम एक पे 6 होना चाहिए। तो देखिए क्या हो सकता है, भाई ऐसा हो सकता है 6 1 आ जाए, 6 2 आ जाए, 6 3 आ जाए, कम से कम एक पे 6 जरूर होना चाहिए, 6 कम से कम एक है, 6 6 4 6 5 6 6 हो सकता है, ठीक है। और देखिए क्या हो सकता है, तो भाई कम से कम एक पे तो 6 है ही, और देखिए क्या हो सकता है, ठीक है। पहले पासे पे 1 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए, ठीक है। पहले पासे पे 2 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए, पहले पासे पे 3 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए, 4 आ जाए और वो 6 आ जाए, 5 6 6 6 तो आ चुका, वो नहीं लेना। तो ये स्थितियाँ आ सकती हैं, ये सभी स्थितियाँ ऐसी हैं जिनमें कम से कम एक पे 6 जरूर है। ये सारी स्थितियाँ जो भी जितनी भी टोटल स्थितियाँ बनेंगी उनमें से वो स्थिति छांट ली हमने जिनमें कम से कम एक पे 6 जरूर मिलेगा, कम से कम किसी ना किसी पे 6 जरूर है, ठीक है। तो ये बताइए घटना घटने की अनुकूल स्थिति आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ जाएगा। तो ये होती है जिसको पूछना चाह रहा वो अनुकूल स्थिति होती है, और जो टोटल स्थितियाँ होती हैं उसके अंदर वो कुल संभव स्थितियाँ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं घटना घटने की अनुकूल स्थिति कितनी है, ये 11 है, ठीक है। अभिष्ट प्रायिकता का फॉर्मूला होता है घटना घटने की अनुकूल स्थिति बटे घटना घटने की कुल संभव स्थिति। घटना घटने
की, या प्रायिकता फॉर्मूला लिखिए, प्रायिकता बराबर अभिष्ट प्रायिकता बराबर अभिष्ट प्रायिकता, ठीक है, पी से डिनोट करते हैं अभिष्ट प्रायिकता को। फॉर्मूला लिख लीजिए पहले, घटने की अनुकूल स्थिति बटे घटना घटने की बटे घटना घटने की कुल संभव स्थिति। तो घटना घटने की अनुकूल स्थिति 11 और ये कितनी थी 36। तो बिल्कुल आसान सा ही क्वेश्चन है। अभिष्ट प्रायिकता कितनी आ गई 11/36। तो देखिए 5 नंबर का कितना आसान क्वेश्चन दे दिया। देखिए समझाने में थोड़ा मुझे टाइम लग सकता है, और जैसे कि मान लिया आगे आपके 8-8 नंबर के भी क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपको 2 क्वेश्चन देगा, एक ही करना होगा, तो मैं तो आपको दोनों कराऊंगा, तो टाइम मतलब इसमें थोड़ा ज़्यादा भी लग जाएगा। तो ये मत सोचना कि सर पे तो 3 घंटे में हो रहा, तो क्योंकि मुझे समझाना भी पड़ रहा है, ठीक है। तो मैं तो भैया इस तरीके से प्रैक्टिस करनी, तो जितने भी मतलब सेट्स हैं इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी कि आपसे जो ये पेपर है वो 3 घंटे में हो जाना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि आपको क्वेश्चन पेपर सारा करना आता है, और ठीक है आप ज़्यादा टाइम शॉर्ट क्वेश्चन में दे देते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन रह जाते हैं, तो उससे सारा आते आते भी आपके काफ़ी कम मार्क्स रह सकते हैं। तो आपको लग रहा है यदि कोई शॉर्ट क्वेश्चन है ज़्यादा टाइम लगेगा, तो पहले उसे छोड़ के आगे करिए, दूसरा करिए, पहले लॉन्ग करिए, ठीक है। तो जितने मतलब पहले ज़्यादा मार्क्स के हो जाएंगे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा कि पता लगे आपने एक नंबर के क्वेश्चन में ही और 2-2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूरा टाइम लगा दिया, और लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादातर छूट गए, तो मैं आते भी थे, तो इसी वजह, ठीक है। तो इसीलिए आपको थोड़ा मतलब हिसाब से करना। मान लिया यदि आपने एक नंबर का क्वेश्चन करना भी स्टार्ट किया, तो देख लेना कि ये तो कम टाइम लेगा, तो कर दिया, या प्रैक्टिस ही आपको इस तरीके से करनी 3 घंटे में कि आप सारा पेपर कर दो, ठीक है। क्योंकि ये पेपर तो लगभग उतना ही बनेगा कि 3 घंटे में, जिससे कि सारा का सारा सोल्व हो जाए। तो आपको क्वेश्चन की मैं ये प्रैक्टिस भी कराऊंगा जो क्वेश्चन नहीं आ रहे, ठीक है, जो सेट्स हैं इन सेट्स के सॉल्यूशन कराऊंगा सबके, और आपको खुद से भी करके देखना। वैसे तो मैं इस तरह के टेस्ट भी लूँगा, ठीक है, पर वो तो मैं उनके ही लूँगा जो ऑफलाइन पढ़ते हैं, पर जो भैया और दूर दूर के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो वो अपना खुद से अनसोल्ड लेके उन सेट्स की तैयारी भी करना, जिससे कि आपका जो ये पेपर है 3 घंटे में सोल्व हो जाए, ठीक है। तो चलिए भैया इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। 6 का कै पार्ट है, इसके बाद ख पार्ट करेंगे। चलिए 6 का ख पार्ट देखिए, इस इंटीग्रल को सोल्व करना, ठीक है, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए आसान से ही क्वेश्चन है, लिख लीजिए कौन सा सोल्व कर रहे हैं हम, 6 का ख सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। जब भी सोल्व करो तो ऐसा मत लिखना कि कभी ख ही लिख दो, तो उसके सामने वो भी लिखना कौन से क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि भैया ख तो बहुत सारों के पार्ट होते हैं, तो आपको इस तरीके से लिखना चाहिए, ठीक है। या आप लोग बीच में भी लिखोगे तो कि 6 का कौन सा ख पार्ट, तो ये भी आपके लिए सही रहेगा, 6 का ख पार्ट है, इस तरीके से लिख के भी इसको सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, इंटीग्रल सेक स्क्वायर 2x बटे कोट x माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx को सोल्व कर रहे हैं हम ये, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए आसान सा ही क्वेश्चन है, कोट का फॉर्मूला खोल लीजिए, कोस बटे साइन, टेन का साइन बटे कोस होता है। तो ये बताइए क्या आ जाएगा, ये ऊपर तो कितना सेक स्क्वायर 2x बटे कोट x को क्या लिख लेंगे, कोस x बटे साइन x, टेन x को क्या लिख लेंगे, साइन x बटे कोस x का होल स्क्वायर इंटू dx। चलिए एलसीएम ले लीजिए, ऊपर तो भैया सेक स्क्वायर 2x तो है ही, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बटे साइन x इंटू कोस x का
होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये कोस टू एक्स होता है, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर लीजिए, ठीक है, और 2 से डिवाइड भी कर लीजिए। तो ये तो कोस टू एक्स का फॉर्मूला होता है। तो ये क्या आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा इंटीग्रल सेक स्क्वायर 2x बटे 2 कोस टू एक्स का फॉर्मूला होता है, और नीचे क्या हो जाएगा साइन 2x हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इंटीग्रल सेक स्क्वायर 2x बटे 4 आ जाएगा कोस, ये कोट हो जाएगा कोड स्क्वायर 2x हो जाएगा, या कोट 2x का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं, कोट 2x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। 1/4 तो बाहर ले लीजिए, इंटीग्रल सेक स्क्वायर 2x 1 बटे कोट तो 10 होता है ना, तो कितना आ जाएगा 10 2x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। चलिए टी मान लीजिए, माना 10 2x बराबर टी, इसका अवकलन कर लीजिए सेक स्क्वायर 2x इंटू 2 इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो ये आ जाएगा यहाँ से सेक स्क्वायर 2x डी एक्स बराबर डी टी बाई 2। भैया इसको टी इसलिए मानना क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन इसी में मिल जाएगा, क्योंकि इसको तो मैं मान लिया टी, और ये जो है ये बनाएंगे डी टी बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, ये हो जाएगा भैया टी स्क्वायर और डी टी बाई 2 आ जाएगा 1/8 हो जाएगा, 1 बटे कितना 8, इसका करेंगे तो टी क्यूब बटे 3 और प्लस का कितना आ जाएगा सी 1/24 हो जाएगा। टी का मान वापस रख दीजिए 10 2x का होल क्यूब प्लस कितना सी, तो ये आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो 5-5 नंबर में आसान से ही क्वेश्चन दे रखे, ये करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का गैप पार्ट देखिए, ठीक है, पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन को, क्या दिया 6 के गैप पार्ट में। अगर एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक ये और ये हैं, तो इसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे, तो पहले एक त्रिभुज बना लीजिए, कैसा भी एक त्रिभुज बना लीजिए, उसके भुजाओं के मध्य बिंदुओं के क्या दे रखे इन्होंने, निर्देशांक दे रखे। तो एक क्या बना लीजिए, कोई भी एक त्रिभुज बना लीजिए। चलिए हमने एक ये त्रिभुज बना लिया, कोई त्रिभुज का नाम, इसका नाम ABC दे दीजिए। माना एक त्रिभुज ABC है जिसके शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 z1 x2 y2 z2, जिसके शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 हैं। तो हम इसके शीर्षों के निर्देशांक निकाल लें, जबकि इनकी भुजाओं के मध्य बिंदु दे रखे। तो AB का मध्य बिंदु ये मान लीजिए P के कोऑर्डिनेट 1 5 -1, ठीक है, इसे Q मान लीजिए। भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक दे रखे Q 0 4 -2, PQR मान लीजिए इसको 2 3 4। तो लिख लीजिए, माना एक त्रिभुज ABC है, माना एक त्रिभुज ABC है जिसकी भुजाओं के मध्य बिंदु P कितना 1 5 -1, Q
के कोऑर्डिनेट 0, 4, -2 तथा r 2, 3, 4 हैं। ठीक है, तथा इसके शीर्षों के निर्देशांक तथा इसके शीर्षों के निर्देशांक a x1 y1 z1 a x1 y1 z1 b x2 y2 z2 तथा c x3 y3 z3 हैं। तो हमें इसके शीर्षों के निर्देशांक निकालने, तो x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 की वैल्यू हमें फाइंड करनी, ज्ञात करनी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले P देखिए किसका मध्य बिंदु है। P रेखा AB का मध्य बिंदु है। बिंदु कौन सा? P रेखा AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ये इसका मध्य बिंदु है, तो तब बताइए क्या आएगा। 1 बराबर आएगा x1 प्लस x2 बाई 2। भाई मध्य बिंदु देखते हैं, तो ये हमारा 1 किसके बराबर आएगा, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। तो 1 किसके बराबर आएगा, 1 बराबर x1 प्लस x2 बाई 2। 5 किसके बराबर आएगा, y1 प्लस y2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, और -1 बराबर z1 प्लस z2 बाई 2। तो इनसे समीकरण आ जाएगी x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बराबर 2। समीकरण मान लीजिए इसको फर्स्ट। यहाँ से बोलिए y1 प्लस y2 बराबर कितना आएगा, 5। समीकरण सेकंड मान लीजिए। और यहाँ से बोलिए z1 प्लस z2 बराबर -2। समीकरण नंबर थर्ड। अब क्यों देखिए, क्योंकि इसका मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु है, तो लिख देंगे यहाँ पे बिंदु Q, बिंदु Q BC का, रेखा BC का, रेखा BC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तब बताइए क्या आ जाएगा। यदि ये मध्य बिंदु है तो 0 किसके बराबर आएगा, 0 बराबर x2 प्लस x3 बाई 2, x2 प्लस x3 बाई 2 कोमा 4 किसके बराबर आएगा, y1 नहीं y2 सॉरी y2 प्लस y3 बाई 2 -2 किसके बराबर आएगा, z2 प्लस z3 बाई 2। तो इससे भी 3 समीकरण आ जाएंगी। तो ये आ गया भैया x2 प्लस x3 बराबर 0 आएगा। समीकरण नंबर 4 कह दीजिए। इससे बोलिए y1 प्लस y3, y1 प्लस y3, 4 दूनी 8। समीकरण नंबर 5। यहाँ से बता दीजिए z2 प्लस z3, z2 प्लस z3 बराबर -4। समीकरण नंबर 6। अब R देखिए किसका मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है, तो लिख देंगे बिंदु R। बिंदु कौन सा, R किसका, AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तब बताइए क्या आएगा। ये इसका मध्य बिंदु है, तो 2 किसके बराबर आएगा, 2 बराबर x1 प्लस x3 बाई 2, x1 प्लस x3 बाई 2। 3 किसके बराबर आएगा, y1 प्लस y3 बाई 2, y1 प्लस y3 बाई 2। और 4 बताइए किसके बराबर आएगा, z1 प्लस z3 बाई 2। तो x1 प्लस x3 बराबर 4, y1 प्लस y3 बराबर 6, z1 प्लस z3 बराबर 8।
तो ये समीकरण आ जाएंगे, इनका नाम दे दीजिए। 6 के बाद ये समीकरण नंबर 7, समीकरण नंबर 8 और समीकरण नंबर 9। ठीक है, तो इन समीकरण को सोल्व करके हमें x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 के मान निकालने हैं। ठीक है, इनके मान निकालने के लिए इन समीकरणों को फर्स्ट को, ठीक है, किसको, फर्स्ट को, फोर्थ को और 7 को जोड़ दीजिए। ठीक है ना, जोड़ने से देखिए क्या फ़ायदा होगा। चलिए इतना कर लीजिए पहले आप लोग, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जोड़ दीजिए इन समीकरणों को। फर्स्ट +4 और +7, ठीक है, 7, इन तीनों समीकरण को जोड़ेंगे तो देखिए x1 और x1 2x1 हो जाएगा, 2x1 आएगा, x2 भी 2 ही मिलेंगे इसमें, 2x2 हो जाएगा +2x3। ये साइड भी जोड़ दीजिए, 4 आएगा यहाँ से, 4 और 2 6, वो तो 0 है, बराबर 6 आ जाएगा ना। तो यहाँ से x1 + x2 + x3 का जो मान निकालेंगे वो किसके बराबर जाएगा, 6/2 मतलब 3 आ जाएगा। तो ये समीकरण आ जाएगी हमारी, कौन सी आ जाएगी, 9 के बाद 10 आ जाएगी। अब इनको जोड़ दो बीच वालियों को, यानी कि किसको, सेकंड + फिफ्थ, सेकंड + फिफ्थ और +8। चलिए तीनों को जोड़ेंगे तो इसमें y1 और ये y1 ये मिलेंगे, सब y1 मिलेंगे, तो ये आएगा 2y1 + 2y2 + 2y3 बराबर, बताइए कितना आएगा। यहाँ से आ गया 5, 8 और 5 13, 13 और 6 कितना, 19। ठीक है, 13 6 कितना, 19। तो ये y1 + y2 + y3 बराबर 19/2। लास्ट वाली को जोड़ दीजिए, किस किस को, थर्ड को, थर्ड के बाद 6 को, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 यानी कि 9वीं। इन समीकरण को चलिए जोड़ते हैं तो z1 सब 2 हो जाएंगे, तो ये आएगा भैया 2z1 आएगा। जब इनको जोड़ेंगे ये z1, एक z1 यहाँ मिलेगा, 2z1, ऐसी z2 भी 2 मिल जाएंगे, 2z2 + 2z3 जोड़िए, यहाँ पे -2 और ये माइनस के 6 और 8 ये घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 से ही इसको भाग कर देंगे। तो ये z1 + z2 + z3 बराबर कितना आ जाएगा, 1। तो ये 10 के बाद 11वीं इक्वेशन आ जाएगी, और ये कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, 12वीं। चलिए 10 में से ना तुम इसको घटा दीजिए, फर्स्ट को, 10 में से किसको घटा दीजिए, फर्स्ट को। जब इसमें से घटाएंगे x1 x2 तो कट ही जाएंगे, तो x3, 3 में से 2 जाएगा 1, x3 बराबर 1। फिर 10 में से घटा देना तुम, 10 में से इसको घटा देना 4 को, 10 में से 4 को घटाएंगे तो x2 x3 कट जाएंगे, तो x1 आएगा, 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 ही आएगा। फिर 10 में से इसको घटाना, कौन सी को, 7वीं को। जब इन्हें घटाएंगे तो x2 बचेगा ना, x2 बराबर कितना आ जाएगा, x2 बराबर 3 - 4 -1। तो ये x1 x2 और x3 आ जाएंगे। ऐसे किसके मान निकालने, y1 y2 y3 के, तो उसको घटाना पड़ेगा आपको 11 में से। चलिए इसके बाद भैया 11 में से घटा दीजिए
11 में से इसको घटाना पड़ेगा सेकंड को, 11 में से सेकंड को घटाएंगे तो ये हमारा y1 है। जब 11 में से इसे घटाएंगे y1 y2 तो कट ही जाएगा, तो y3 बराबर 19/2 -5, तो y3 बराबर 5 दूनी 10 9/2 आएगा। ठीक है, चलिए अब आ गया, जगह नहीं बची तो पहले आप लोग इतना नोट कर लेंगे। एक इस बिंदु को भी सही कर लेना भाई, यहाँ पे ना y1 + y2 5 था, तो जब इधर जाएगा 2 तो कितना आना चाहिए था, यहाँ पे 10 आएगा। ठीक है, 10 आएगा। तो जब हम इनको जोड़ेंगे एक बार ज़रा देखना, सेकंड को फिफ्थ को, 10 और 8 18 24 आना था, ये 19 की जगह क्या आएगा 24 आएगा, और 24/2 कितना हो जाएगा, तो ये 12 आना था। ठीक है, तो 12 आना था, तो 9 में से किसको घटाना था हमें, 9 में से सेकंड को घटाना, वो 11 में से ज़रा सेकंड को घटाना, तब y1 कट जाएगा y2 कट जाएगा, तो y3 12 -10 आएगा ना, 12 - 10 बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, चलिए आगे के बिंदु निकालते हैं, वो आगे से मुझे मिटाना पड़ेगा। चलिए, तो 11 में से अब 5 को घटाना, 11 में से किसको घटाना, फिफ्थ इक्वेशन को, 11 हमारी ये है और फिफ्थ हमारी ये है। जब इसमें से घटाएंगे तो y2 का मान निकलेगा, और y2 का मान 12 में से 8 घटा दीजिए 4 आ जाएगा। ठीक है, और फिर 11 में से, ये तो फिफ्थ है, इसको घटा दीजिए 8 को, चलिए 8 को घटाइए, y2 का मान आए वो, ठीक है, ये यहाँ से जो घटाया था y2 का मान आ गया था भाई, y1 y3 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए y2, तो ये y1 का मान आना चाहिए 4, y1 का मान 4 आएगा। चलिए अब घटाइए, इसको घटाना, इसमें से इसको घटाना, y1 कट जाएगा y3 कट जाएगा, y2 12 - 6, तो y2 बराबर कितना आएगा 6 आएगा। चलिए अब Z1 वाले देख लीजिए, 12 में से Z1 वालों को घटाना, 12 में से थर्ड को घटाना, चलिए घटाइए, Z1 Z2 कट जाएगा, तो Z3 का मान निकलेगा, Z3 का मान -−−+3 आएगा। अब 12 में से किसको घटा दीजिए, इसको घटा दीजिए, 6 को घटा दीजिए, तो किसका मान आएगा, Z1 का मान आएगा। ठीक है, 1 में से इसको घटाना, प्लस के कितना आ जाएगा, 5 ही तो आएगा ना। ठीक है, 1 5 ही आएगा, और इसको घटा दीजिए, 12 में से 9 को घटाना ज़रा, तो Z2 का मान आएगा, Z2 का मान कितना आएगा, 1 -8 माइनस के कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो ये जो त्रिभुज के हमारे शीर्षों के निर्देशांक हैं वो क्या है, x1 y1 z1, तो x1 y1 z1, x2 y2 z2, इनके सबके मान देखिए, तो यह लिख दीजिए, अतः त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, अतः त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रम से, पहले एक ये बताइए, x1 y1 z1। ठीक है, x1 का मान देखना कितना था भैया, x1 का मान निकाला था ये हमने 3 आया,
x1 के बाद हमने x2 भी तो निकाला, तो x2 बोलिए कितना था हमारा, x2 का मान, तो ये तो हमारा कौन हो गया x1, ठीक है। और ऐसे ही हमने क्या निकाला था यहाँ पे, x1 के बाद वो x1 y1 निकाला होगा, फिर x1 के बाद ये रहा y1 और फिर कितना z1, ये रहा हमारा z1, तो कितना आएगा 3 4 5 x1 y1 z1, ठीक है। बी के देखना भैया, बी के देखना x2 के बाद y2 के बाद z2, ठीक है। बताइए तो कितना आ जाएगा, -1 6 और z2 कितना -7, तथा सी की ओर बता दीजिए 3 वाले मतलब कहने का x3 y3 और ये z3 कितने 1 2 3 हैं। तो ये त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ही पूछे, तो ये त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक आ गए, ठीक है, कर लीजिए। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए। चलिए 6 का जो घ है वो तो सिलेबस में नहीं है, वो जो क्वेश्चन दे रखा हमें इन्होंने जो योग सीमा से समाकलन है उससे दे रखा, तो वो तो आपके सिलेबस में नहीं है योग सीमा से समाकलन। तो यहाँ पे डे पार्ट देखिए, आर वेक्टर और ये रेखाएं दे रखी है 2, आर वेक्टर बराबर ये दे रखा, इनके बीच की हमें न्यूनतम दूरी निकालनी है। तो रेखाओं के बीच की दूरी निकालने के हमारे पास 2 फार्मूले हैं, एक समतलीय के लिए और एक विषम समतलीय के लिए, ठीक है। तो ये विषमतलीय है, तो विषमतलीय क्यों है, क्योंकि भैया यहाँ से देखो ज़रा, ठीक है, समतलीय और विषमतलीय का मतलब यहाँ से पता लगता है, ये बी यदि एक जैसे हैं तो वो समतलीय है, और समतलीय रेखा में वो पैरेलल रेखाएं होती हैं, तभी उनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं। भाई समतलीय का मतलब होता है एक तल में, जैसे मान लीजिए हमारा क्या है बोर्ड है, तो ये पूरा एक समतल है, तो 2 रेखाएं इसके ऊपर यदि हैं तो उनके बीच की दूरी निकालने के लिए दोनों रेखाएं समांतर होनी चाहिए, और दोनों रेखाएं समांतर होने के लिए ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तब उनके बीच की दूरी निकल सकती है, ठीक है भैया। यदि समतलीय है, एक ही तल में है, जैसे ये एक ही तल में है, तो यदि ये पैरेलल है तभी इनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं। भैया कोई रेखा ऐसे आ जाए और कोई रेखा ऐसे आ जाए, यहाँ दूरी कम होगी यहाँ अधिक होगी, तो तब तो दूरी नहीं निकाल सकते। तो यहाँ विषमतलीय है, विषमतलीय का मतलब जैसे मान लीजिए एक रेखा यहाँ पे है और एक रेखा यहाँ कहीं पे आ सकती है, जैसे मार्कर को एक रेखा ही मान लीजिए, एक तो इस समतल पे है और एक यहाँ कहीं आ गई, तो इनके बीच की दूरी निकालनी, तो तब ये पैरेलल हो या ना हो। तो हम जानते हैं विषमतलीय के लिए इनके बीच की दूरी का फॉर्मूला हमें याद है, क्या होता है, ये b1 b2 होते हैं, यानी कि b1 क्रॉस b2 डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर बटे b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस सारे का मॉडुलस, ये फार्मूला होता है। तो चलिए 6 के डे का सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। पहले रेखाएं लिख लीजिए, जो रेखाएं दे रखी हैं हमें, ठीक है। रेखाएं देखिए क्या क्या दे रखी, रेखाएं आर वेक्टर बराबर i प्लस 2j प्लस k प्लस लैम्डा i माइनस j प्लस k, रेखा मान लीजिए फर्स्ट, तथा आर वेक्टर बराबर 2i माइनस j माइनस k प्लस म्यू 2i प्लस j प्लस 2k, इसे मान लीजिए सेकेंड, ठीक है। इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी निकालनी, तो पहले इनकी तुलना कर लीजिए। पहले समीकरण 1 की तुलना करना, समीकरण 1 की तुलना किससे करनी पड़ेगी, आर वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर से करने पर
कर दीजिए। a1 वेक्टर का मान बोलिए, a1 वेक्टर बराबर i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस k वेक्टर b1 वेक्टर i माइनस j प्लस k। समीकरण सेकंड की तुलना कर दीजिए, समीकरण सेकंड की तुलना r वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर से करने पर a2 वेक्टर का मान बोलो, ठीक है, किसका मान, a2 वेक्टर का मान बोलिए 2i माइनस जे माइनस के। b2 वेक्टर का मान बोल लो, b2 वेक्टर का मान जो म्यू का कोफिशिएंट है 2i प्लस जे प्लस 2k। तो पहले हमें b1 क्रॉस b2 निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, b1 क्रॉस b2 का मान निकालना पड़ेगा। सारणिक से निकालते हैं, i j के b के गुणांक बताना, यहाँ से 1 माइनस 1 1, इसके गुणांक बोलिए 2 1 2, i के लिए बोलिए माइनस 2 माइनस 1, माइनस जे के लिए बोलिए 2 माइनस 2 0 ही हो जाएगा, 2 माइनस 2 प्लस के लिए बोलिए 1 प्लस 2 1 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा माइनस के 3i प्लस 0j प्लस 3k। तो किसका मान निकाला हमने, b1 क्रॉस b2 का मान निकालना। चलिए इनका मॉडुलस का भी मान निकाल लो, b1 क्रॉस b2 का मापांक निकाल लीजिए, अंडर रूट 3 तिया 9, ये 0 ही आएगा, 0 और 3 तिया 9, ठीक है, 2 गुना 9 लिख सकते हैं और 3 रूट 2 आ जाएगा। a2 माइनस a1 का मान निकाल लीजिए, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, a2 में से a1 को घटा दीजिए, 2i में से i घटाएंगे तो i बचेगा, इसमें से घटाएंगे माइनस के 2j आएगा, इसमें से घटाएंगे माइनस के 2k आएगा, ठीक है। इनके बीच की दूरी मान लीजिए d है, माना दोनों रेखाओं की बीच की दूरी d है, ठीक है। न्यूनतम दूरी, बीच की न्यूनतम दूरी d है, तब d का फॉर्मूला लिख दीजिए, मॉडुलस b1 क्रॉस b2 डॉट a2 वेक्टर माइनस e1 वेक्टर बटे b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस और सारे का मॉडुलस। चलिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट बोल लो, b1 क्रॉस b2 का मान बोलो पहले, माइनस 3i प्लस 0j प्लस 3k डॉट a2 माइनस e1 का मान बोलो, i माइनस 2j माइनस 2k बटे में बोलिए कितना, इनका क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस 3 रूट 2 सारे का मॉडुलस। चलिए डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, यहाँ को थोड़ी जगह है, चलिए यहाँ को कर देता हूँ, माइनस के 3 आएगा और ये 0 हो जाएगा और माइनस के 3 दूनी 6 आएगा, मॉडुलस बटे 3 रूट 2, 6 3 9, 9 प्लस के हो जाएगा बटे 3 रूट 2, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 और बटे कितना बचेगा रूट 2, रूट 2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो 3 बटे 2 रूट 2 इकाई इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो रेखाओं के बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी, ये विषम तलीय के लिए है ये।
चलिए अब 7वां क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसके 2 खंड दिए होंगे, 8-8 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो वैसे एक करना के लिए कहता है, तो चलिए हम तो प्रैक्टिस के लिए दोनों ही करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ठीक है, तो 7 में निम्नलिखित में से एक खंड को हल कीजिए। तो इसमें से हमें केवल एक खंड को हल करना। तो 2 खंड दिए होंगे और प्रत्येक खंड 8 अंक का होगा। ठीक है, 8 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। और आव्यूह विधि से समीकरण सोल्व करने के लिए वैसे अक्सर ये क्वेश्चन आता ही है बोर्ड में, हर बार आता है, 100% आता है। ये तो बस पेपर से तुम आउट ही मानिए। ठीक है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन तो हर साल आता ही आता है, आव्यूह विधि से समीकरण निकाय को हल करना। ठीक है, और 8 नंबर का ही आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये अभी हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे 7, 8 और कौन सा 9। तो इनमें के 2-2 खंड दिए होंगे और हमें केवल एक का खंड करना होगा। तो 8, 8, 8 का मैं तो दोनों कराऊंगा प्रैक्टिस के लिए, पता नहीं कौन सा आ जाए। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन कितने मार्क्स के बैठेंगे? 24 मार्क्स के बैठेंगे। और इससे पहले जो छठा क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, उसके 5 खंड करने हमें, 5-5 के हैं, तो वो 25 का है। और जो 5वां क्वेश्चन है वो भी कितने मार्क्स का है? 25। तो 25, 50, 74, तो 74 नंबर के तो यही क्वेश्चन हो गए। 5 क्वेश्चन यदि तुम्हारे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, ये बड़े लॉन्ग क्वेश्चन है, तो 74 नंबर के तो ये हो जाएंगे। और बाकी भी वैसे तो वे शॉर्ट हैं, वे तो हो ही जाएंगे। तो तैयारी इस हिसाब से करके चलिए जिससे कि 100 में से 100 आ जाएं। क्योंकि भैया हम तो सारा कंप्लीट ही 100/100 का ही पढ़ाते हैं। वो तुम्हारी तैयारी के ऊपर बात होती है कि तुम लोग कितना तैयार करते हो। ठीक है, और वैसे तो आप लोगों को अनसोल्ड से ही तैयारी अब बाद में, मतलब बुक से भी करनी चाहिए। तो ज़्यादातर तो आपको अनसोल्ड से तैयारी करनी चाहिए। अनसोल्ड से एक तो ये फ़ायदा होता है, ठीक है, अभी इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, फिर दूसरे में दिमाग लगाओगे, फिर तीसरे में लगाओगे। अब जैसे मान लिया बुक से तुम तैयारी करते हो तो उसमें तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन होते हैं। चैप्टर वाइज तो मतलब इस तरीके से याद ही रहते हैं। इस तरह की तैयारी अच्छी होती है। अभी यहाँ का क्वेश्चन आ गया, आव्यूह का आ गया, फिर कोई सा वेक्टर का आ गया, फिर कोई सा आ गया। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग अनसोल्ड से तैयारी करिए, अनसोल्ड से आपकी अच्छी तैयारी होती है। ठीक है, चलिए तो भैया आव्यूह विधि से तो ये क्वेश्चन तो आता ही आता है हर साल। तो इसको चलिए सोल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले दी हुई समीकरणों को आव्यूह के रूप में लिखने पर, दी हुई समीकरणों को कभी कभी मतलब यदि 5 मार्क्स में 2-2 उनका भी आ जाता है कि मान लिया x + y = 2 आ जाए और x - y = कुछ आ जाए 4, तो इसको भी कह देते हैं कि आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो जब आव्यूह विधि से कहेगा तो आव्यूह विधि से ही करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे भी कर देते हैं। मैंने जैसे कि टेस्ट लिया, देखा कि कुछ बच्चों ने तो इस तरीके से सोल्व कर दिया, विलोपन विधि से y कट गया, 2x = 6 और x = 3। तो ये विधि नहीं लगानी। जब भी आव्यूह विधि से कहेगा तो आव्यूह विधि से ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जैसा टेस्ट में देखा कि आपने विलोपन विधि से ही कर दिया, जबकि कहा गया किससे करिए? आव्यूह विधि से। चलिए, दी हुई समीकरण निकाय को आव्यूह के रूप में लिखने पर, आव्यूह के रूप में लिखने पर, तो किस रूप में लिख दीजिए इसको? आव्यूह के रूप में लिख दीजिए। ठीक है, आव्यूह का रूप होता है इसका ax = b। आव्यूह का रूप क्या होता है? ax = b। और यदि यहाँ से x देखा जाए तो इधर जाके a इनवर्स b हो जाता है। इसको समीकरण हम फर्स्ट मान सकते हैं, जहाँ a बराबर कितना i, जहाँ a बराबर कोई एक आव्यूह होता है। आव्यूह कौन सा होता है? इनके गुणांक 3, 2, 4, 3, 2, 4। y का देखना भैया, यहाँ से -2, 1, -3। z वाले देखना 3, -1 और कितना 2। ठीक है, x का मान, ठीक है, x का मान जो होता है, जो वेरिएबल इसमें दे रखे x, y, z दे रखे, तो ये x, y, z आ जाएंगे। और ax = b, जो बाद वाला होता है ना, ये b के बराबर होता है। तो b =
8 1 4। तो सबसे पहले अवयव के रूप में लिखते हैं। तो x भी हमें पता है, b भी पता है, तो हमें क्या निकालना है इसमें, a इनवर्स निकालना। तो a इनवर्स निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है a इनवर्स का 1 सारणी के इंटू एडजॉइंट a। और एडजॉइंट a क्या होता है, c का डैश होता है। और ये c क्या होता है, माना c a के सहखंडों का अवयव मान लेते हैं, सहखंडों का अवयव है। तो पहले हम c निकालते हैं। अब c निकालने का बड़ा आसान सही तरीका है, ठीक है। यदि 3/3 का जो पहला एलिमेंट होता है a11 बोलते हैं हम इसको, a11, तो -1 की पावर 1 + 1 2 आएगी, सम संख्या आएगी, तो यहाँ आएगा प्लस, ठीक है। और ये होता है a12 इन दोनों को जोड़ेंगे तो विषम, -1 की पावर विषम संख्या माइनस आएगा, पहले प्लस लगाते हैं, फिर क्या माइनस, और फिर क्या लगाते हैं यहाँ पे प्लस। तो इनके हिसाब से लगाते हैं। ये किसका मान होता है, a21 का विषम आएगा, या सीधा सीधा आपको पता ही है वैसे तो, प्लस 3/3 के में प्लस माइनस प्लस, फिर क्या आएगा माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा और प्लस आएगा। तो ये वैल्यू निकालते हैं। चलिए ये वैल्यू निकालिए। पहले यहाँ के लिए देखिए, ठीक है। यहाँ के लिए देखना तो भैया इसको ढक लीजिए, इसको ढक लीजिए। 2 3 माइनस आएंगे, 2 - 3 आएगा, 2 - 3। इसके लिए देखिए, या पहले सारणी के का मान भी चाहो तो सारणी के भी निकाल सकते हैं। चलिए मैं पहले सारणी के ही निकाल लेता हूँ, क्योंकि इन्वर्स किसी अवयव का तभी निकलता है यदि उसके सारणिक का मान 0 के बराबर ना हो। तो पहले हमें सारणी की निकालना चाहिए। सारणी कैसे निकालते हैं, 3 के लिए देखेंगे, 2 - 3, -2 के लिए देखेंगे, -2 के लिए इसे ढकेंगे, इसे ढकेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 प्लस, नहीं यहाँ देखो ये इसके लिए कितना, 2 दूनी 4 और प्लस 4, 4 + 4 और प्लस 3 के लिए देखेंगे, 3 दूनी 6, माइनस की 6 और माइनस की कितना 4। तो ये जोड़ के निकाल लीजिए पहले, ठीक है। तो ये -1, तो चलो यहाँ को थोड़ी जगह है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, -3 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 6 और 4 10, माइनस के कितने आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और इनको सबको जोड़ लीजिए, 19, ठीक है। 30 में कितना जोड़ दीजिए, 19 जोड़ दीजिए, तो माइनस के कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा, ठीक है। तो ये किसका मान आ गया, सारणिक ए का मान, ठीक है। तो ये -3 आएगा, और अच्छा यहाँ पे माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस आता है भैया ये, क्योंकि हाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा, 4 और 4 8, 8 दूनी 16, ये प्लस का आएगा, 16 कैसा आएगा, ये प्लस का आएगा। और ये चेक कर लीजिए, -3 -4, वो -6 -4, 6 4 10, -30 सही है बाकी दो। तो ये हमारा माइनस के तो कितने हो गए, 33 में से कितना घटाना, 16 घटाना, तो माइनस के बचेंगे वो। तो यहाँ 13, तो ये कितना बच जाएगा, यहाँ पे 7 बच जाएगा, और कितना 17 आएगा, माइनस के 17 आएगा। तो ये तो माइनस के हमारा 17 है सारणी के का मान। चलिए बाकी वैल्यूज निकालिए, ठीक है। यहाँ पे इनके गुणांक नहीं लेते, ये 3 2 यहाँ पे कुछ नहीं लेते, प्लस माइनस, ये यहाँ पे -2 मत लिख देना, कभी गलती से लिख दो, ठीक है। अब जैसे -2 के लिए देख रहे थे, तो कितना 4 + 4 ही तो आएगा, 4 प्लस कितना 4 आएगा। अब इसके लिए देखिए, -6 -4, ठीक है भैया, -6
माइनस के 4। अब जैसे यहाँ के लिए देखना, तो इसके लिए इसके सामने का ढकेंगे, इसे ढकेंगे, -4 + 9, -4 + 9, बीच की वैल्यू के लिए इन्हें ढक लेंगे, 3 दूनी 6, -12, 6 - 12। अब इसके लिए देखिए -9 + 8, -9 + 8। यहाँ के लिए देख लीजिए 2 - 3, 2 - 3। इसके लिए देख लीजिए -3 - 6, -3 - 6। यहाँ के लिए बोलिए 3 + 4, 3 + 4। तो ये हमारा सी का मान आ जाएगा। और सी का मान बताइए कितना आ गया। -1 आएगा, इसमें से घटा देंगे, -5 आएगा, -1 आएगा, -8 आएगा, -6 आएगा, +9 आएगा, -10 आएगा, +1 आएगा, 7 आएगा। एड जॉइंट ए बराबर सी का डैश, एड जॉइंट ए बराबर सी का डैश। ठीक है, सी का डैश चेंज रो इनटू कॉलम कर देते हैं। तो ये -1, -8, -10, -5, -6 और ये 1, -1, 9 और कितना 7। एडजॉइंट ए आ गया। तो एडजॉइंट ए आ गया तो ए इनवर्स निकालिए। तो ए इनवर्स कितना होता है? ठीक है, ए इनवर्स वी नो दैट ए इनवर्स का मान 1 सारणी के इंटू एडजॉइंट ए। सारणी के कितना आया था? 17 आया था, -1/17। और एडजॉइंट ए का मान रख दीजिए यहाँ से, -1, -8, -10, -5, -6, -1, -1, 9, 7। तो ये हमारा किसका मान आ गया? ए इनवर्स का मान आ गया। अब ये समीकरण 1 में रख देंगे, एक्स का मान रख देंगे, ए इनवर्स का रख देंगे, बी का रख देंगे। तो किसका मान निकल जाएगा? एक्स वाई जेड का मान निकल जाएगा। तो आप ही विधि से ये समीकरण हल हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये मान समीकरण 1 से लिखेंगे। समीकरण 1 में हमें एक्स का मान रखना, ए इनवर्स का रखना, ए इनवर्स का वो निकल गया। और किसका मान रखना? बी का मान, बी का मान ये रहा। तो चलिए इस साइड से मिटा के मैं इधर करूँगा। तो चलिए लिख दीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एक्स का मान बोलिए, एक्स वाई जेड इक्वल टू ए इनवर्स का मान -1/17। ठीक है, और -1, -5, -1, -8, -6, 9, -10, 1, 7। बी का मान रख दीजिए, बी का मान 8, 1, 4। पहले गुणा करना, पहले भैया इसकी गुणा मत कर देना, पहले 1/17 की बटे का चक्कर हो जाएगा ज़्यादा। ठीक है, उससे थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। पहले इनकी अवयव की गुणा करना, 1/17 की तो बाद में गुणा करते हैं, जो भी यहाँ बटे में होता है उसकी तो बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए बोलिए भैया, -8 आएगा, -5 आएगा, -4 आएगा, 8 × 8 = 64, -6, 9 × 36, 10 × 8 = 80, +1, 7 × 28। ठीक है, तो इसके बाद इन्हें जोड़ दीजिए। ठीक है, तो माइनस के कितना, 1/17, 8 और 5 13, 4, 17।
ठीक है, 64 और 6 70, 34 माइनस के 34, ठीक है। और ये कितना भैया, 80 में से कितने घटाने, 29 ही तो घटाने, ठीक है। 80 में से कितने घटाने, 29 घटाने, तो यहाँ से इसे घटाएंगे, 10 में से 1 जाएगा, वो 10 में से 9 जाएगा तो 1, ठीक है। और ये कितना बच जाएगा यहाँ पे 7, ठीक है। तो कितना बच जाएगा 51, तो माइनस के 51 बचेंगे। -17 से इसको भाग दे दीजिए, तो -17 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, 17 दूनी 34, 2 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 3। इधर कितना चल रहा, x y z। तुलना करने पर x का मान आ जाएगा 1, y का मान 2 और z का मान 3 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। आप विधि से हमने इसको हल कर दिया। चलिए 7 का ख देखिए, अवकल समीकरण को हल कीजिए। देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन दे रखा, कितना आसान क्वेश्चन दे रखा 8 नंबर में, ठीक है। इससे पहले भी वैसे तो आसान ही था, वो भी मतलब हर बार आता ही आता है वो तो, अवकल समीकरण को हल करना, वो आव्यूह विधि से समीकरण निकाय को हल करना। अब इस अवकल समीकरण को चलिए हल करते हैं, ठीक है। 7 का कौन सा पार्ट है, ये ख पार्ट है। तो ये बताइए अवकल समीकरण क्या दे रखी, अवकल समीकरण tan इनवर्स y माइनस एक्स dy बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो वेरिएबल तो सेपरेट नहीं होंगे, x वाले और y वाले तो एक साथ नहीं आएंगे, और ना ही यह समघातीय बनेगा। तो ये रेखीय बन सकता है। रेखीय बनाने के लिए dy बाई dx यदि करेंगे, इसे इसके बटे में ले जाएंगे तो भी नहीं होगा। तो ऐसे करना पड़ेगा, इसे ही धर लाओ। देखो भैया इसको ऐसे करो, आसान सा ही क्वेश्चन है। tan इनवर्स y, इसे इसके बटे में ले आएंगे, 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस की x बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर dy को उधर ले जाओ तो दूसरी वाली फॉर्म बनेगी, dx बटे dy वाली। x को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये dx बटे dy उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स, और बराबर ये इधर ही रह जाएगा tan इनवर्स y बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, जो कि रेखीय अवकल समीकरण है, ठीक है। जो कि कैसा है, ये रेखीय अवकल समीकरण है, जो कि रेखीय अवकल समीकरण है। तो चलिए इसकी तुलना कर दीजिए समीकरण 1 की। समीकरण 1 की तुलना dx बटे dy प्लस px बराबर q से करने पर पहले तो p का मान बताएंगे, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, q का मान देखिए tan इनवर्स y बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो रेखीय में सबसे पहले हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, IF निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रल p dy आएगा इसमें, तो दूसरे वाली फॉर्म है ना ये। तो e की पावर इंटीग्रल p का मान रख दो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy। इसका इंटीग्रल तो हमें याद ही है, कितना होता है इसका, tan इनवर्स y होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। दिए गए समीकरण का हल, दिए गए समीकरण का हल, y इंटू IF नहीं आता, इस दूसरे वाला फॉर्म है ये,
x इंटू आई एफ आता है इसमें, इंटीग्रल q इंटू आई एफ इंटू डी वाई प्लस सी, एक्स इंटू आई एफ का मान रख दीजिए e की पावर tan इनवर्स y, इंटीग्रल q का मान बोलिए tan इनवर्स y बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, आई एफ का मान रख दीजिए e की पावर tan इनवर्स y डी वाई और प्लस का कितना c। इसमें tan इनवर्स y को t मान लीजिए, tan इनवर्स y को क्या मान लीजिए t, इसका अवकलन करिए 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर डी टी। तो ये देखिए कितना आ जाएगा इंटीग्रल, देखिए नीचे जगह हो तो थोड़ी सी, tan इनवर्स y को तो क्या मानना हमने t, और ये e की पावर t, और इसने मिलकर क्या बना दिया dt, और प्लस के कितना c। ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन से करेंगे, ठीक है। करिए, इसके बाद में इधर मिटा के इधर कर देता हूँ। चलिए कर देते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा x, इसे तो ऐसे ही रहने दीजिए, e की पावर tan इनवर्स y बराबर, फर्स्ट सेकंड से करना, फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, दूसरे का इंटीग्रल e की पावर d का तो e की पावर d आएगा, माइनस इंटीग्रल पहले का डिफरेंशिएशन t का 1 हो जाएगा, e की पावर t हो जाएगा, और प्लस का कितना c, x e की पावर tan इनवर्स y बराबर t, e की पावर t का तो e की पावर t ही आएगा, क्योंकि ये 1 गुणा में तो e की पावर t हो जाएगा, और प्लस का कितना c, t का मान भी रख दीजिए, x e की पावर tan इनवर्स y बराबर t का मान tan इनवर्स y e की पावर tan इनवर्स y माइनस e की पावर t का मान tan इनवर्स y के बराबर है, और प्लस का कितना c। चलो x का मान निकाल दो यहाँ से, इसके बटे में जाएगा तो कट जाएगा, tan इनवर्स y बचेगा, माइनस की 1 बचेगा, और c के बटे में चला जाएगा e की पावर tan इनवर्स y, ऊपर जाके माइनस भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 8 नंबर का बिल्कुल बेहद आसान क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। तो कर लीजिए, कभी कभी दोनों पार्ट आसान आ जाते हैं, ठीक है, तो और जोन से ज़्यादा आसान लगे वो कर लिया करो। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। तो इसके भी 2 खंड दिए होंगे, अभी तो मैंने केवल एक ही खंड लिखा। तो ये 8 नंबर के क्वेश्चन हैं, 2 खंड दिए होंगे, कै और खे। तो कोई सा एक करना है इसमें भी। तो चलिए अभी हम पहले कै को करते हैं, इस इंटीग्रल का मान याद करना, 8 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो करते हैं इसको। तो देखिए इसमें वैसे तो कोस एक्स को टी मानेंगे तो उसका अवकलन मिल जाएगा, परंतु पहले एक्स हटना चाहिए ये। तो एक्स हट जाएगा प्रॉपर्टी से, जो 4 प्रॉपर्टी आपने पढ़ी। पहले तो इसको आई मान लीजिए, ठीक है। 8 का कौन सा पार्ट है, ये कै पार्ट है, लिख दिया करो 8 का जोन सभी पार्ट है, ठीक है। और वहाँ पे 8 का कै ही लिखना, कभी कै लिख दो सीधा, ठीक है। 8 का कै माना आई बराबर 0 to पाई एक्स इंटू साइन एक्स बटे 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। इसमें सबसे पहले 4 प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है। 4 प्रॉपर्टी पीछे लिख देंगे, कौन सी प्रॉपर्टी, 0 to a हो, एफ एक्स हो, डी एक्स हो, तो ये बराबर होता है 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स के बराबर होता है। जो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे उसके सामने लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 0 to पाई आ जाएगा, पाई माइनस एक्स आएगा, साइन पाई माइनस एक्स बटे 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो 0 to पाई
ठीक है। और ये कितना पाई माइनस एक्स साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स के बराबर आएगा। और 1 प्लस ये सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है परंतु कोस का स्क्वायर है प्लस का ही आएगा, कोस स्क्वायर एक्स आएगा और कितना आएगा डी एक्स आएगा। ठीक है। और इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। अलग अलग कैसे लिख सकते हैं देखिए, 0 टू पाई, इसकी इसमें गुना करेंगे पाई इंटू साइन एक्स बटी 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स अलग कर लेना, इसकी इसमें गुणा करना 0 टू पाई एक्स इंटू साइन एक्स बटे 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इधर क्या चल रहा है आई, इसको समीकरण 1 मान लेना। तो समीकरण 1 से ये देखो सारा आई के बराबर है, ऐसे तो आई ही रख देना। ठीक है। तो ये आ जाएगा भैया आई बराबर 0 टू ए पाई कॉन्स्टेंट बाहर ले लीजिए, 0 टू पाई साइन एक्स बटे 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस कितना आ जाएगा आई को उधर ले आएंगे, कितना हो जाएगा 2i। चलिए इतना कर लीजिए, फिर वो प्रॉपर्टी मिटा के मैं उसको आगे करूँगा उधर। तो ये आई और आई इधर आगे कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा बराबर पाई 0 टू पाई साइन एक्स बटे 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। कोस एक्स को टी मान लीजिए इसमें। ठीक है। कोस एक्स बराबर टी रखने पर कोस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, माइनस तो उधर चला जाएगा ही, साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस की डी टी। लिमिट भी चेंज कर लीजिए, जब x बराबर 0 को 0 का मान 1, को 0 का मान 1 तो t का मान क्या आ जाएगा 0। जब x बराबर पाई कोस पाई का मान -1 होता है तो लिमिट बताइए क्या आ गई भाई, बाहर तो पाई है 0 टू -1। ठीक है। और साइन एक्स डी एक्स ये डी टी बना रहा, माइनस डी टी बना रहा है, और बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा। 1 प्लस कितना आ जाएगा टी स्क्वायर, माइनस को बाहर ले लीजिए, माइनस पाई बाहर आ जाएगा और इसका समाकलन कर दीजिए। इसका समाकलन tan इनवर्स टी, लिमिट बोल दीजिए 0 टू -1, तो ये -1 लिमिट रखेंगे तो tan इनवर्स -1 हो जाएगा। tan इनवर्स 0 तो 0 के ही बराबर होता है, तो ये tan इनवर्स माइनस एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स को माइनस tan इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं, ये भी याद रखिए। ठीक है। कोस को नहीं लिख सकते ऐसा, tan को लिख सकते हैं, tan को साइन को लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि कभी कोस को भी लिख लो, कोस इनवर्स में आपने पढ़ा होगा इनवर्स वाले उसमें तो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स होता था, तो tan को लिखते हैं ऐसा। ठीक है। माइनस आ जाएगा आगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा पाई और tan इनवर्स 1 बच जाएगा। tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4 होता है, तो कितना आंसर आ जाएगा π²/4। इधर साइड 2i चल रहा है, इधर कितना चल रहा 2i, हमें तो क्या निकालना i, तो कितना आंसर आएगा π²/8 आंसर आएगा। तो ये भी आसान ही क्वेश्चन निकला। अच्छा हाँ, कोस 0 की वैल्यू तो 1 होती है। ठीक है। कोस 0 की वैल्यू 1 भी, जब x बराबर 0 तो ये 1 आना था, कितना आना था यहाँ पे 1, तो लिमिट कितनी आती 1 से लेके -1, तो यहाँ पे आता भैया आपका 1, तो यहाँ 1। ठीक है। और आगे कितना आ जाएगा tan इनवर्स 1, tan इनवर्स कितना 1 आएगा, है ना। तो चलिए ये माइनस आगे आ जाएगा। ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और पाई तो बाहर है ये,
प्लस का tan इनवर्स 1 लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस इसका और ये बाहर आके प्लस हो गया, तो tan इनवर्स 1 π/4 प्लस π/4 आएगा, और π/4 और π/4 कितना होता है π/2, इधर तो 2i चल ही रहा, खैर ये i इंटू π/2 π²/2, ये किसका मान है 2i का मान है, और हमें तो i का मान निकालना, i बराबर आएगा π²/4 आंसर आएगा, π²/4। नीचे थोड़ा दिख नहीं रहा होगा पर समझ तो गए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका ख पार्ट। चलिए 8 का ख देखिए। 8 के ख के 2 पार्ट दे रखे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी 4 नंबर का ही है, ठीक है, 4 और 4 8, ठीक है। तो ये 8 का हो जाएगा टोटल। तो ये अभिलंब का दे रखा, अभिलंब का समीकरण ज्ञात करने के लिए, तो वो सिलेबस में आपके नहीं है, ठीक है, तो उसको नहीं करेंगे, केवल हम इसको करेंगे। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए पहले इसको i के बराबर मान लीजिए, ठीक है। 8 का ख पार्ट माना, i बराबर मान लीजिए, इसको क्या दे रखा भैया इन्होंने 0 to π/2 अंडर रूट साइन एक्स बटे अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स। तो इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज में किए। फोर्थ प्रॉपर्टी लगा देते हैं इसमें। तो फोर्थ प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 0 to π/2 अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स बटे अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कोस π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। कौन सी प्रॉपर्टी से किया हमने? यदि लिमिट 0 to a होती है, एफ एक्स होता है, डी एक्स होता है, तो लिख सकते हैं हम 0 to a एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, समीकरण 1 मान लीजिए इसको, 0 to π/2 साइन 90 माइनस थीटा अंडर रूट, ये कोस एक्स हो जाएगा बटे अंडर रूट कोस एक्स आ जाएगा अंडर रूट साइन एक्स आ जाएगा इंटू डी एक्स। प्रॉपर्टी लगाने के बाद समीकरण सेकंड मान लीजिए, इधर भी आई तो चल ही रहा, दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए। आसान से ही क्वेश्चन दे दिया 4 नंबर में। समीकरण 1 प्लस समीकरण सेकंड, आई और आई 2i आ जाएगा, और इनको भी जोड़ दीजिए 0 to π/2, ठीक है। दोनों में एलसीएम ले लेंगे, या पहले लिख दो चलो, अंडर रूट साइन एक्स बटे अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स, और प्लस अंडर रूट कोस एक्स बटे अंडर रूट साइन को पहले लिख सकते हैं प्लस अंडर रूट कोस एक्स इंटू डी एक्स। दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि एलसीएम ले लीजिए। 0 to π/2, तो जोड़ेंगे तो अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स बटे अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स इंटू डी एक्स। तो 0 to π/2 1 आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2i, ठीक है। प्रॉपर्टी तो लिख ही देना यहाँ पे सामने, मुझे तो ये मिटाना पड़ेगा ही। तो 1 का करेंगे तो x आ जाएगा, लिमिट बोल दीजिए 0 to π/2, अपर लिमिट रखेंगे x की जगह π/2 माइनस 0, 2i का मान है, और i बराबर कितना आ जाएगा π/4। तो इसका आंसर π/4 आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट केवल, सेकंड पार्ट वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो उसके बाद एक हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा, 9वां क्वेश्चन देखिए अब। चलिए अब 9 क्वेश्चन देखिए। 9 क्वेश्चन के भी आपके 2 खंड होंगे, क और ख। तो ये भी प्रत्येक खंड 8 अंक का होगा, और दोनों में से कोई सा हमें एक क्वेश्चन हल करना होगा, ठीक है। तो
तो इसमें जो ख वाला पार्ट दे रखा उसमें प्रारंभिक रूपांतरण से आव्यूह का इन्वर्स पूछा, वो भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए मैं इसका केवल क पार्ट कराऊंगा। तो क पार्ट में देखिए क्या दिया इन्होंने, आलेखीय विधि द्वारा निम्नलिखित रैखिक प्रोग्राम समस्या को निम्नलिखित विरोधों के अंतर्गत हल कीजिए। तो 8 नंबर का क्वेश्चन है, ये दे रखा। तो सबसे पहले मैंने z बराबर ये लिख लिया, इसका न्यूनतम मान भी ज्ञात करना और इसका अधिकतम मान भी ज्ञात करना, ठीक है, निम्न विरोधों के अंतर्गत। तो ये मैंने लिख लिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो ये असमीकाएं दे रखी इनको समीकरण के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो लिख देंगे दी हुई असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर, दी हुई असमीकाओं, दी हुई असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर, समीकरण के रूप में लिखने पर, चलिए समीकरण के रूप में लिख दीजिए इन असमीकाओं को। तो x प्लस 3y बराबर 60 आ जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। यहाँ से बोलिए x प्लस वाई बराबर 10 आएगा, सेकंड मान लीजिए, और x बराबर y आ जाएगा। x बराबर कितना, y, समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, थर्ड। और x बड़ा है 0 से, y बड़ा है 0 से, ठीक है। तो ये x और y के मान पॉजिटिव वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, जो भी ग्राफ बनेगा आलेखीय विधि से हमें हल करना। तो जो भी आलेख बनेगा x बड़ा है 0 से, y बड़ा है 0 से, कौन से क्वाड्रेंट में बनाना हमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसमें सबसे पहले समीकरण 1, इसे रेखा को खींचने के लिए 2 बिंदु की आवश्यकता होती है, तो 2 बिंदु निकाल लीजिए इसके। तो समीकरण 1 से लिख दीजिए, समीकरण 1 से एक टेबल बना लीजिए, x का मान और y का मान लिख लीजिए उसमें, ठीक है। यहाँ पे चलिए x ले लीजिए और y ले लीजिए। चलिए तो इसमें y बराबर, चलो 0 रख लो, 2 बिंदु की आवश्यकता होती है, तो इस रेखा के हमें 2 बिंदु निकालने। तो 2 बिंदु निकालने के लिए y में 0 लूँगा तो x बराबर 60 आएगा। 0 ना लेकर कुछ और भी ले सकते हैं, वैसे तो 0 ना लेकर 1 2 3 5 और भी ले सकते हैं, तो 0 से थोड़ा सा आसान होता है सोल्व करने के लिए। तो चलिए मैं 0 ले लेता हूँ, ये तो 0 लेंगे, y बराबर, तो x बराबर कितना आएगा, 60 आएगा। और एक बार मैं ना x बराबर 0 लूँगा, 3 दूनी 6, 20 आएगा। अब समीकरण सेकंड से ले लीजिए, समीकरण सेकंड से एक और टेबल ऐसी बना लीजिए, समीकरण सेकंड से एक टेबल और बना लीजिए, क्योंकि ये कोई रेखाएं हैं और रेखाओं को खींचने के लिए हमें 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है कम से कम, तभी पता लगेगा रेखा किधर से किधर को खींचेगी, x और y। चलिए इसमें y मैंने 0 लिया तो x बराबर 10 आएगा ना, और x बराबर यदि मैं 0 लूँगा तो ये कितना आएगा, ये वाला 10 आएगा। अब थर्ड से और बता दीजिए, समीकरण थर्ड से x बराबर y है ना, दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं, ठीक है। तो चलिए ये x और ये y, तो यदि मैंने y 0 लिया, तो x 0 ही आएगा। और कुछ ले सकते हैं, ठीक है, 10 ले सकते हैं, वैसे एक इनके आसपास के पॉइंट ले लीजिए, 10 20 कुछ करके ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि फिर हम 10 20 एक को जब हम चलेंगे, एक चलेंगे वहाँ 10 20 के हिसाब से चलेंगे। तो चलो तुम इसमें 10 ही ले लो, x बराबर 10 रखा तो y बराबर भी कितना आएगा, 10 आएगा, या 20 ले लीजिए, 20 20 आ जाएगा, 30 30 ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए, केवल 2 पॉइंट लेने, कोई से भी ना खींचने के लिए। अब दी हुई असमीकाओं को आपको आलेख पे खींचना पड़ेगा, ठीक है। तो इनको आलेख पे खींचेंगे, तो ये चलिए मुझे यहाँ से मिटाना पड़ेगा, पहले आप लोग इतना नोट कर लेंगे। चलिए तो उनको आलेख बनाने के लिए हमने ये x अक्ष और ये y अक्ष खींच लिया, ये हमारा मूल बिंदु है O, ठीक है। सबसे पहले पहली असमीका को खींचेंगे 60 0, तो 10 10 के चल दीजिए, चलिए 10 20
30, 40, 50 और ये 60। तो ये कितना चला हम 60 और 0, 0 20, y का मान 20 चलना 10 और ये 20। तो ये बिंदु कितना आ जाएगा हमारा 0, 20। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच दीजिए। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच दीजिए। ठीक है, चलिए भैया ये रेखा हमने खींच दी। अच्छा लाइन थोड़ा सा गलत चली गई, थोड़ा स्केल हिल गया ना। चलिए दोबारा से खींच देते हैं। तो ठीक है, तो ये दो बिंदु 60, 0, 0, 20। अब इसमें या तो लाइन के नीचे का रीजन क्षेत्र लेना या ऊपर का लेना, वो इसके हिसाब से देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए लेस देन है, लेस देन है तो ये देखिए इसके एक साइड जैसे 0, 0 है। तो यदि मैं इसमें 0, 0 रखूँ तो ये बताओ 0 मैंने यहाँ पे y की जगह 0 रख दिया, क्या 0 60 से छोटा होता है? हाँ सच बात है, 0 तो 60 से छोटा होता है। तो 0, 0 वाली साइड सेटिस्फाई कर रही, तो इसके जो एरो लगेंगे 0, 0 वाली साइड की, मतलब इसकी साइड को लगेंगे एरो, मतलब तीर के निशान, मतलब इधर का क्षेत्र आएगा। ठीक है, एरो जो लगेंगे इसके नीचे को लगेंगे। फिर समझ लीजिए नीचे को क्यों लगे, क्योंकि भाई 0, 0 नहीं ज़रूरी, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, बस जैसे tan 0 लेकर देख सकते हैं। यहाँ पे tan लो और 0 लो, बताना 10 60 से छोटा होता है, 10 60 से छोटा होता है, तो ये वाली साइड आ जाएगी। तो इधर का एक पॉइंट यदि सेटिस्फाई कर रहा होगा तो सारे ही पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। तो 0, 0 वाला हमारा आसान पॉइंट होता है, तो इसलिए मैंने इसमें 0, 0 रख के देखा। तो एरो किधर को लगेंगे? नीचे को लगेंगे। अब इसको खींचिए। ठीक है, 10, 0, 10, 0 तो हमारा ये है और 0, 10 ये है। इन दोनों को मिलाते हुए सरल रेखा खींच दीजिए। ठीक है, अब देखना जरा इसको 0, 0 सेटिस्फाई कर रहा कि नहीं कर रहा, ये बिंदु यहाँ पे है। ठीक है, यदि मैं इसमें यहाँ पे 0 लेकर देखूँ इसमें, और यहाँ पे 0, 0 बड़ा होता है 10 से? नहीं होता बिल्कुल भी। तो 0, 0 वाली साइड इस लाइन के इधर है, तो 0, 0 ने सेटिस्फाई नहीं करा तो ये वाली साइड नहीं आएगी, दूसरी वाली साइड आएगी। भैया ये इससे देखते हैं इसका रीजन, क्योंकि ये टेबल इसी से ही बनी थी। 10, 0 था यहाँ पे, और ये कितना 0, 10 था यहाँ पे। ठीक है, तो 0, 0 मैंने रख के देखा कि 0 10 से बड़ा होता है? बिल्कुल भी नहीं होता, तो ये वाली साइड नहीं आएगी। तो एरो किधर को लगेंगे? इसके ऊपर की साइड लगेंगे। अब ज़रा यहाँ पे आ जाइए, 0, 0 तो ये है ही है, और 10, 10 इधर को 10 चलना, ऊपर को 10 चलना, यहाँ कहीं बिंदु आएगा। ठीक है, इससे मिलाते हुए एक रेखा खींच दीजिए। भाई किसी रेखा को खींचने के लिए कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है? 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये भैया हमने ये खींच दिया। अब इसके भी देख लो किधर का पॉइंट लेना। अब 0, 0 तो इसमें नहीं रख के देख सकते, तो इसके इधर का एक पॉइंट रख के देख लो, इस लाइन के नीचे का। जैसे 10, 0 रख के देखो तुम, इसमें x की जगह 10 लो, x की जगह 10 लो और इसकी जगह लो 0। क्या ये बात सच है? 10, 0 छोटा होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये वाली साइड सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो एरो किधर को लगेंगे? इसके ऊपर को लगेंगे। तो हमें जो क्षेत्र देखिए कौन सा लेना, इसके इधर का, इसके नीचे का, इस लाइन के इधर का। तो जो तीनों का कॉमन है, इसके ऊपर का, इसके नीचे का, इसके इधर का, तो इसमें जो कॉमन भाग आ जाएगा ये वाला भाग आ जाएगा। तो ये हमारा कॉमन भाग आ जाएगा। तो इस कॉमन भाग में जो भी कोने के पॉइंट हैं, कोने के पॉइंट, एक तो ये वाला कोने का पॉइंट है, ये भी कोने का पॉइंट है, ये भी कोने का पॉइंट है, और ये भी कोने का पॉइंट है। जो भी बहुभुज बनाए उसके कोने के पॉइंट निकाल लीजिए। ये दो तो ऑलरेडी निकले हुए हैं, अब हमें ये निकालना पड़ेगा।
ये किस किस का प्रतिच्छेदन बिंदु है? ये भैया y बराबर x, और ये कौन सी थी? x प्लस वाई बराबर 10। तो दोनों का इनका प्रतिच्छेदन बिंदु है। तो किस किस को हल करना पड़ेगा हमें? समीकरण सेकंड व थर्ड का प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो इनका प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल। किस किस का? तो ये तो हमारी कौन सी है? ये वाली, ये वाली ना थर्ड है, और ये कौन सी है हमारी? सेकंड। तो ये थर्ड का और सेकंड का प्रतिच्छेदन बिंदु, तो थर्ड को और सेकंड को ही हल करना पड़ेगा। ठीक है, समीकरण सेकंड व थर्ड को हल करने पर चलिए कर दीजिए। x समीकरण थर्ड से x बराबर y समीकरण सेकंड में रख दो। सेकंड में रखने पर रख दीजिए, सेकंड में x की जगह y रख दीजिए। y प्लस वाई हो जाएगा बराबर 10 हो जाएगा। 2y बराबर 10 हो जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा? 5। तो y का मान इसमें रख दूँ तो x का मान भी 5 आ जाएगा। तब x बराबर भी कितना? 5। तो ये वाला बिंदु आ गया 5, 5। ये वाला बिंदु कितना आ गया? 5, 5। अब ये रेखा हमारी कौन सी थी? थर्ड थी, और ये वाली थी हमारी फर्स्ट। ये थर्ड है ना? ये तो थर्ड और फर्स्ट का प्रतिच्छेदन बिंदु निकालिए। ठीक है, अब लिख देंगे फर्स्ट व थर्ड को हल करने पर समीकरण फर्स्ट, क्योंकि ये वाली फर्स्ट है, फर्स्ट, और ये वाली थर्ड है, फर्स्ट व थर्ड को हल करने पर समीकरण थर्ड से x बराबर y समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ये हमारी फर्स्ट है, x की जगह y रख दो। y प्लस 3y बराबर 60। चलिए नीचे का तो ये मिटाना पड़ेगा ना। ठीक है, नोट स्क्रीनशॉट लेकर नोट तो कर ही लिया होगा। ठीक है, तो ये बताइए 4y बराबर कितना आ जाएगा? ये 4y बराबर 60। ठीक है, एग्जाम्पल भी है, ये मैंने वहाँ पे भी करा रखा आपको। ठीक है, एग्जाम्पल है, तो ये रैखिक प्रोग्राम में भी मैंने वीडियो में भी करा रखा। 4/4 एकम 4, 4 पंजे 20। ठीक है, और x बराबर y है, तो x बराबर भी कितना आ जाएगा? 15। तो बिंदु कितना आ जाएगा? 15, 15। तो ये वाला बिंदु जो आ जाएगा हमारा 15,15 आ जाएगा। तो ये हमारे कोने के पॉइंट निकल गए। तो अब हमें z का मान निकालना। किसका मान निकालना? z का। ठीक है, इसके बाद ये तो पहले लिखी हुई थी, इसके बाद वहाँ से वहाँ नोट करना। तो ज़रा z बराबर बताइए कितना था? z बराबर था 3x प्लस 9y। ठीक है, तो z को इनके नाम कुछ दे दीजिए। चलिए इसका नाम दे दीजिए a, इसका नाम b या c, और ये d। तो z का मान सभी बिंदुओं पे निकालना पड़ता है। z एट पहले a पे निकाल लीजिए। ये कितना? 0, 10। चलिए x बराबर 0 रखो और 10 रखेंगे, 90 आ जाएगा। तो 90 आ गया, बराबर कितना आ गया? ये 90। z b पे निकालिए। z एट b के कोऑर्डिनेट 5, 5, 5, 5, 5 थी या 15, 5 ही रखना y की जगह भी। 9 पंजे 45, दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, 60। जेड सी पे निकालिए। जेड एट कौन से बिंदु पे निकालिए? सी पे। सी 15, 15, सी कितना आई? 15, 15, 15 थी 45। ठीक है, 15 निम्मा 135, और जोड़ दीजिए 180। जेड कौन से बिंदु पे निकालिए? जेड एट डी पे निकालिए। डी कितना हमारा? 0, 20, 0,
20, x की जगह रखना 0, 0 हो जाएगा। 9 दूनी 18, 180 बराबर 180। तो z का न्यूनतम मान तो 60 है और अधिकतम मान कितना 180। तो लिख देंगे z का न्यूनतम मान बराबर कितना 60। और जबकि x बराबर कितना, भाई जब 60 आया x बराबर 5 पे आया और y बराबर 5 पे आया। और z का अधिकतम मान बराबर कितना 180, जो कि बिंदु C और D पर है, जो कि बिंदु C और D पर है। ठीक है, C और किस पर है, ये D पर है। तो C D को जो मिलाने वाली रेखा होगी, C और D को जो मिलाने वाली रेखा होगी, सभी बिंदुओं पर अधिकतम आएगा। जब दो बिंदुओं पर अधिकतम आता है तो बिंदु C और D को मिलाने वाली रेखा के सभी बिंदुओं पर z का अधिकतम मान, नीचे दिख जाएगा ना, दिख जाएगा, z का अधिकतम मान 180 होगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका आसान ही है। तो आपको मतलब इस तरीके से इसमें प्रैक्टिस करनी कि आपको 3 घंटे में पेपर सोल्व भी हो जाए। तो जो भी ये सेट दिए हुए हैं इनको आपको सोल्व करके भी देखना है। ठीक है, तो कभी कभी मैंने पहले भी बताया, कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन सारे करने आते हैं और तुम थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा देते हो। ठीक है, क्योंकि भैया मैंने तो आपको थोड़ा समझाया भी है। ठीक है, और कुछ पार्ट मतलब ऐसे भी थे, वैसे तो एक पार्ट ही कराना पड़ा, इसमें भी मुझे एक ही पार्ट कराना पड़ा क्योंकि एक दूसरा सिलेबस में नहीं है। कुछ में मुझे 2 पार्ट भी कराने पड़े, तो इस वजह से थोड़ा ये वीडियो मतलब लंबी बन सकती है। तो आपको तो प्रैक्टिस इस तरीके से करनी होगी, 3 घंटे में करना होगा, क्योंकि मुझे तो सारी बातें समझानी भी पड़ रही। तो 3 घंटे से ज़्यादा की ये वीडियो, ठीक है, हो गई तो उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, पर तुम्हारा सोल्व करने का जो टाइम है वो 3 घंटे या 3 से घंटे से पहले ही आना चाहिए। तो ठीक है, इनकी अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम आए, ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, मैंने वीडियो डाली हुई है तो वीडियो में देख सकते हैं। और जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पे, ठीक है, पहली वाली भी प्लेलिस्ट है, उनमें थोड़ी वीडियो छोटी हैं, तो पहली प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। और जो सिलेबस में है, सिलेबस आपका, ठीक है, अनसोल्ड दे सकते हैं, अनसोल्ड में भी दिया हुआ है कौन सा पाठ्यक्रम में है, कौन सा नहीं है। तो ये आप लोग अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। और जैसे कि आपको मालूम ही है, अभी सर्दी में थोड़ा सा मान लिया बस सूरज भी कम निकलता है और दिन भी छोटा होता है और तुम मतलब सोते भी ज़्यादा हो, तो आपको इसी हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी कि आप मान लिया 6-7 घंटे की नींद ले, मान लिया आप 6-7 घंटे की नींद भी ले रहे, कि ऐसा ना हो कि मान लिया 10-10 घंटे की नींद लेने लगो। तो क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम टाइम भी नज़दीक आते रहते हैं, नींद भी ज़्यादा आती रहती है, तो इसलिए भी अपना जितनी नींद लेने की मतलब 6-7 घंटे की जो भी नींद है वो लेने के बाद में फिर ज़्यादा मत सोइए, चाहे तुम मुँह धो के पढ़िए या कैसे भी पढ़िए, क्योंकि ये जनवरी का ये नहीं पता लगता ये कब में निकल गई, क्योंकि दिन छोटा होता है, सर्दी ज़्यादा पड़ती है और तुम लोग सोते ज़्यादा हो, तो इस वजह से नहीं पता लग पाता। तो आपको तैयारी इस हिसाब से करनी चाहिए कि भैया फरवरी में आपके एग्ज़ाम भी हैं और जो भी टाइम है ये महत्वपूर्ण टाइम है। अब से आपके मार्क्स, ठीक है, मैथ में अब से भी मान लीजिए अच्छे से तैयारी करने लगोगे तो तब भी 100/100 आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने तो सारी चीज़ें पढ़ाई हैं और जो तैयारी है हमारी 100/100 की कराई जाती है।
ठीक है। वैसे तो हमारे पुराने स्टूडेंटों के 99 नंबर भी, 97 भी आए, 98 भी आए, और 96 तो बहुत ही स्टूडेंटों के नंबर आए। पर अब आपका थोड़ा सिलेबस भी कम हुआ है, तो अब 100 में से 100 आना वैसे तो आसान है, पर चलो ये भी नहीं है, कहने का मतलब तैयारी अच्छी होनी चाहिए। 100 में से 100 आओ या ना आओ, ठीक है, यदि तैयारी अच्छी है भाई, 100 में से मान लिया 1-2 कम भी रह गए या, तो मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है, कोशिश तो ज़्यादा से ज़्यादा की करते ही हैं सब, ठीक है। फिर भी मान लिया बाई चांस ही होता है कि मान लिया कोई क्वेश्चन ऐसा हो जाता है कि नहीं करा हुआ आया, तो उसके लिए कोई बात नहीं, पर फिर भी तैयारी आप अच्छे से करिए। और जो ज़्यादा टाइम है, ठीक है, इसको अपना सोने में मत बिताइए। और ठीक है, तो चलिए, जो ये सेट्स हैं मैं इनकी आपकी इस तरीके से, जो और बाकी सेट्स भी हैं 2023 के, उनको सोल्व कराऊंगा, और जो जितना भी टाइम मिलेगा पीछे के हैं वो कराऊंगा, ठीक है। तो खुद से मान लिया, अब जैसे मान लिया मैंने ये वीडियो भी बनाई आपकी, तो जो क्वेश्चन तुम्हें आते हैं उसको वीडियो में मत देखिए, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबी बनती है, उसमें टाइम मतलब उतना ही लगाइए जो क्वेश्चन आपसे नहीं करना आता, क्योंकि आपके पास भी अनसोल्ड होंगे, तो उस हिसाब से तैयारी करिए। मान लिया 3 के 3 घंटे तुम इसी में लगा दो, क्योंकि आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो तुम्हें आते हैं, जो नहीं आते उनको उसको वीडियो में देखिए, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।